द क्वाइट फुटनोट द्वारा प्रस्तुत डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाली हैं जिसने लाखों लोगों के सोचने का तरीका बदला है। कैरल एस ट्वेक की माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। हमारे पास इस किताब का एक विश्लेषण है और हम इसके जो सबसे जरूरी कोर आइडियाज है उन्हें खंगालेंगे। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। इस किताब के दिल में जो दो माइंडसेट हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ, उन्हें समझना, ये हमारी जिंदगी को, हमारी सफलता, हमारी हार को देखने के नजरिए को कैसे असर डालते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आज की दुनिया में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये विचार क्यों पहले से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। तो चलिए इस सोच की दुनिया में उतरते हैं। किताब की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है, क्या हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर है या उसे तराशा जा सकता है। हाँ, और यहीं से दो रास्ते निकलते हैं ना। बिल्कुल। एक है फिक्स्ड माइंडसेट, ये सोच के हमारी बुद्धि, हमारी प्रतिभा, ये सब जन्म से तय है, इन्हें बदला नहीं जा सकता, फिक्स हो गया। हाँ। और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, ये विश्वास कि मेहनत, लगन और सीखने से हम अपनी काबिलियत को लगातार बढ़ा सकते हैं। ये वाला ज्यादा होपफुल लगता है ना। हाँ बिल्कुल। ये सोचने का तरीका कि मैं इसमें अच्छी नहीं हूं की जगह मैं इसमें अभी अच्छी नहीं हूं कहना कितना फर्क डाल सकता है। बहुत ज्यादा। किताब इसे ऐसे समझाती है जैसे आप अपनी जिंदगी की कहानी स्याही से लिख रहे हैं जो मिट नहीं सकती, वो हुआ फिक्स्ड। और पेंसिल से लिखना जिसे मिटाकर सुधारा जा सके, वो ग्रोथ। हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद से अंदर ही अंदर कैसे बात करते हैं। बिल्कुल। और यहीं से बात और गहरी होती जाती है। ये माइंडसेट सिर्फ कोरे विचार नहीं है, आप समझ रहे हैं ना, ये वो चश्मा है जिनसे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। हाँ, ये तय करते हैं कि हम चुनौतियों को कैसे लेते हैं, आलोचना पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और दूसरों की सफलता को कैसे देखते हैं। फिक्स माइंडसेट वाला इंसान मुश्किलों से बचता है। क्यों? क्योंकि असफलता उसकी नजर में उसकी कमजोरी का सबूत है। हाँ, कि मैं ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ। बिल्कुल। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला वो चुनौतियों को सीखने और बेहतर बनने का मौका समझता है। एक तरह से अपनी अंदरूनी आवाज का ऑडिट करना है ना, कि हमारी सोच हमें आगे धकेल रही है या पीछे खींच रही है। हाँ, ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है, जैसे कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है। फिक्स माइंडसेट वाला शायद सोचेगा, देखा मैं हूं ही बेवकूफ, और बात वहीं खत्म। बिल्कुल। ब्लेम गेम शुरू। हाँ। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचेगा, अच्छा इस बार तैयारी में कहाँ कमी रह गई, अगली बार क्या अलग करना होगा। ये एक सवाल है, एक संभावना है। सही। लेकिन क्या ये मानना थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं है? क्या कुछ असफलताएं वाकई इतनी गहरी नहीं होती कि उनसे सीखना मुश्किल हो जाए? देखिए, ये एक वाजिब सवाल है। बिल्कुल। बड़ी असफलताएं दर्दनाक होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप उस दर्द को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। किताब एक दिलचस्प तरीका सुझाती है फेलियर जर्नल रखने का। फेलियर जर्नल? ये क्या है? हाँ, एक डायरी जिसमें आप लिखें कि क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, लेकिन सबसे जरूरी, इससे क्या सीखा और अगला कदम क्या होगा। ओह, तो ये असल में असफलता को विश्लेषण के लिए डेटा में बदल देता है। बिल्कुल। सोचिए, किसी प्रोजेक्ट पर मिली शुरुआती नाकामी को अगर इस नजरिए से देखें तो वो अंत नहीं बल्कि सुधार की शुरुआत बन सकती है। ये मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। सही कहा। और यहीं पर किताब एक बहुत बड़ी आम धारणा को चुनौती देती है कि सफलता सिर्फ पैदाइशी प्रतिभा का खेल है। हाँ, ये नेचुरल टैलेंट वाला मिथ। बिल्कुल। संदेश बहुत साफ है, जिसे हम नेचुरल टैलेंट कहते हैं उसे जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया है। असल में लगातार कोशिश और सीखने की लगन कहीं ज्यादा मायने रखती है। हाँ, हम अक्सर उन लोगों को देखकर चौंक जाते हैं जो आसानी से कुछ कर लेते हैं और मान लेते हैं कि वो जीनियस हैं। ये किताब हमें उस सोच पर सवाल उठाने को कहती है और इसके लिए ड्वेक, मोजार्ट और थॉमस एडिसन जैसे कई उदाहरण देते हैं। अच्छा। हाँ, मोजार्ट को बचपन से ही संगीत का जुनून था, वो ठीक है, लेकिन उनकी महानता घंटों के कठिन अभ्यास का नतीजा थी। और एडिसन, उन्होंने तो लाइट बल्ब बनाने से पहले हजारों बार नाकामी झेली। बाप रे। ये डेलिब्रेट प्रैक्टिस यानी सचेत अभ्यास के महत्व को दिखाता है। सिर्फ रटना नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर मेहनत करना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर प्रैक्टिस करना। बिल्कुल। ये असल में अपने अहंकार को एक तरफ रखकर लगातार सीखने की प्रक्रिया है। इसी से जुड़ा एक और विचार है जिसका जिक्र मिलता है,
मैल्कम ग्लैडवेल का 10,000 घंटे का नियम। हाँ, वो भी काफी मशहूर है। किताब बताती है कि इसे छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़कर अपनाया जा सकता है ताकि ये पहाड़ जैसा ना लगे। सही है, वरना कौन करेगा 10,000 घंटे। हाँ, सही बात है। जैसे अगर कोई बड़ी उम्र में गिटार सीखना चाहे तो निराश होने की बजाय रोजाना छोटे छोटे अभ्यास सत्रों पर ध्यान दे। हाँ, ये दिखाता है कि महारत रातों रात नहीं आती, बल्कि बूंद बूंद से घड़ा भरने जैसा है। और कमाल की बात ये है कि ये मानसिकता सिर्फ पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। जैसे खेल जगत अध्याय 4 को ही देखिए। महान खिलाड़ी सिर्फ पैदा नहीं होते, वे ग्रोथ माइंडसेट से बनते हैं। माइकल जॉर्डन का मशहूर किस्सा है कि उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। हाँ, मैंने भी सुना है। फिक्स्ड माइंडसेट होता तो शायद वो हार मान लेते, लेकिन उन्होंने इसे और ज्यादा मेहनत करने की वजह बनाया। उनका वो मशहूर कोट भी है, कुछ ऐसा कि मैं बार बार फेल हुआ हूँ, इसीलिए सफल होता हूँ। हाँ, वही साफ है। चैंपियन हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं। किताब में एक सुझाव भी है, कामयाब लोगों के इंटरव्यू देखें और ध्यान दें कि वे कितनी बार सीखने, सुधारने और मेहनत करने की बात करते हैं। बिल्कुल, और यही सिद्धांत बिजनेस की दुनिया में अध्याय 5 में भी उतना ही सच है। कैसे? देखिए, ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर ऐसी कंपनी बनाते हैं जहां सीखना और प्रयोग करना, मतलब रिस्क लेना, सुरक्षित माना जाता है। अच्छा। वे गलतियों को सीखने का हिस्सा मानते हैं, न कि छुपाने वाली चीज। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर अक्सर अपने सही होने पर इतना जोर देते हैं कि वो नई सोच और इनोवेशन को दबा देते हैं। हाँ, वो मानते हैं कि लीडर को सब कुछ पता होना चाहिए। बिल्कुल, जो कि मुमकिन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला के आने के बाद जो बदलाव आया। हाँ, वो एक क्लासिक उदाहरण है। जैसे या स्टीव जॉब्स के बाद के सालों में सीखने पर उनका जोर, ये सब ग्रोथ माइंडसेट लीडरशिप के अच्छे उदाहरण हैं। सही कहा। किताब में कुछ व्यवहारिक सुझाव भी हैं इसके लिए। जैसे लीडर्स अपनी टीम से पूछ सकते हैं, इस हफ्ते हमने क्या नया सीखा। और कर्मचारी बिना झिझक फीडबैक मांग सकते हैं और दे सकते हैं। ये एक ऐसी संस्कृति बनाता है जहां सवाल पूछना और पता नहीं कहना कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने की शुरुआत मानी जाती है। मैंने खुद भी इसे अनुभव किया है। किसी के प्रयास की तारीफ करना, आपने इस पर बहुत मेहनत की, उसकी काबिलियत की तारीफ करने, आप बहुत टैलेंटेड हैं, से कहीं ज्यादा सीखने का माहौल बनाता है। बिल्कुल सही, एफर्ट पर फोकस। और रिश्तों अध्याय 6 में तो ये मानसिकता शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है। हाँ, यहाँ तो बहुत उलझने होती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट अक्सर सोचता है अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो सब कुछ आसान होना चाहिए, या अगर तुम्हें सच में प्यार है तो तुम्हें मेरी बात बिना कहे समझ जानी चाहिए। ये बहुत कॉमन है। हाँ, और ये उम्मीदें रिश्तों पर बहुत बोझ डाल देती हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है हम दोनों अलग इंसान हैं, अपनी अपनी सोच है, चलो एक दूसरे को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। ये मानता है कि रिश्तों को सींचना पड़ता है, उन पर काम करना पड़ता है। किताब एक बड़ी बात कहती है, रिश्तों का मकसद सिर्फ आपको अच्छा महसूस कराना नहीं, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करना है। बिल्कुल, और झगड़ा होने पर बचाव करने के बजाय ये पूछना, मैं तुम्हारी बात का कौन सा पहलू नहीं समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ये समझ की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। हाँ, ये सोच टकराव को रिश्ते के अंत के बजाय बातचीत की शुरुआत बना सकती है। सही। इन सभी उदाहरणों में, चाहे वो खेल हो, बिजनेस हो या रिश्ते, एक बात साफ उभरती है, प्रक्रिया का महत्व। प्रोसेस इज किंग। हाँ, खेल में लगातार सीखना, बिजनेस में जिज्ञासा को बढ़ावा देना, रिश्तों में मुश्किलों को मिलकर सुलझाना। जैसा कि किताब में एक पंक्ति है जो वाकई याद रखने लायक है, होना बनने से बेहतर है। बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। वाओ, मतलब किसी मुकाम पर पहुंच जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है लगातार बेहतर बनते रहने का सफर। एग्जैक्टली। तो सवाल उठता है कि ये माइंडसेट आते कहां से हैं? क्या हम इनके साथ पैदा होते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। अध्याय 7 इसी पर बात करता है। इसमें हमारे आसपास के माहौल और हमें मिलने वाले फीडबैक का बड़ा हाथ होता है, खासकर बचपन में। बचपन में कैसे? जब बच्चों की तारीफ उनकी स्मार्टनेस के लिए की जाती है, तुम कितने स्मार्ट हो, तो अनजाने में उनमें फिक्स्ड माइंडसेट पनप सकता है। ओह, क्यों? उन्हें लगता है कि स्मार्ट होना एक खूबी है जो या तो है या नहीं। फिर अगर वे कभी असफल होते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वे स्मार्ट नहीं हैं, डर जाते हैं। अच्छा, तो फिर तारीफ कैसे करनी चाहिए? इसके उलट, जब तारीफ उनके प्रयास, उनकी रणनीति या उनकी लगन के लिए की जाती है, वाह तुमने इस पर वाकई बहुत मेहनत की, या मुझे तुम्हारा तरीका पसंद आया, तो ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा मिलता है।
इससे बच्चे सीखते हैं कि सफलता मेहनत और सही तरीके अपनाने से मिलती है और ये चीजें उनके नियंत्रण में हैं। तो सुझाव यही है कि कोशिश, तरीकों और हार ना मानने की आदत की तारीफ करें, ना कि सिर्फ जन्मजात लगने वाली प्रतिभा की। बिल्कुल। और ये सिर्फ दूसरों को दिए जाने वाले फीडबैक पर ही नहीं, बल्कि हम खुद से कैसे बात करते हैं उस पर भी लागू होता है ना। हाँ बिल्कुल, सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। जब हम किसी मुश्किल काम में उलझते हैं तो धत्तेरी की मुझसे नहीं होगा कहने के बजाय अगर हम सोचें ठीक है ये मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, या चलो दूसरा तरीका आजमाते हैं, तो हम अपने ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करते हैं। ये हमारी अंदरूनी बातचीत को बदलने का अभ्यास है। और सबसे अच्छी खबर जो अध्याय 8 में है वो ये कि माइंडसेट पत्थर की लकीर नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। मतलब इन्हें बदला जा सकता है। हाँ, यही तो सबसे पावरफुल बात है। ये किताब सिर्फ समस्या नहीं बताती, समाधान भी देती है। जागरूकता और अभ्यास से हम अपनी सोच बदल सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसे? किताब कुछ मजेदार तरीके भी सुझाती है, जैसे ग्रोथ माइंडसेट जार। वो क्या होता है? मतलब जब भी आप किसी फिक्स सोच को चुनौती दें या किसी सीमा को लांघें तो एक नोट बनाकर जार में डालें। ये आपकी प्रगति को दिखाता है, मोटिवेट करता है। अरे वाह, ये तो मजेदार है ना? एक और तरीका है ग्रोथ माइंडसेट ट्रिगर लिस्ट बनाना। ट्रिगर लिस्ट? हाँ, यानी पहचानें कि किन स्थितियों में आपकी फिक्स सोच हावी होती है और उसके लिए पहले से एक ग्रोथ ओरिएंटेड प्रतिक्रिया सोचकर रखें। जैसे जब फंसा हुआ महसूस हो, खुद से पूछें अगला कौन सा कौशल सीखना है। अच्छा। जब असफलता मिले, सोचे इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। ये धीरे धीरे हमारी ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाओं को बदलने में मदद करता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। शायद सबसे शक्तिशाली बदलाव इस एक वाक्य में छिपा है, मैं ये नहीं कर सकता अभी। वो अभी शब्द जोड़ना। हाँ, या मैं ये नहीं कर सकता लेकिन मैं सीख सकता हूं कि कैसे करना है। ये छोटा सा बदलाव संभावनाओं का दरवाजा खोल देता है। सही बात है। ये स्वीकार करता है कि माइंडसेट एक आदत है, एक मांसपेशी है जिसे कसरत से मजबूत किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक चुनाव है जो हम हर रोज हर चुनौती के सामने कर सकते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आजकल सबके मन में है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के युग में जी रहे हैं। हाँ, ये तो हॉट टॉपिक है। मशीनें वो काम कर रही हैं जो कभी सिर्फ इंसान करते थे, कोडिंग से लेके कला बनाने तक। ऐसे में ये माइंडसेट वाली बात हमारी मदद कैसे कर सकती है? क्या ये हमें प्रासंगिक मतलब रेलेवेंट बने रहने में मदद कर सकती है? ये वाकई आज का सबसे बड़ा सवाल है और यहीं पर मेरा मानना है ग्रोथ माइंडसेट हमारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। कैसे? देखिए, AI को लेकर डर और अनिश्चितता स्वाभाविक है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी ये हमारा माइंडसेट तय करता है। फिक्स्ड माइंडसेट शायद कहेगा AI सब कुछ छीन लेगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, अब कोशिश करने का क्या फायदा। हाँ, ये तो हार मान लेने वाली सोच है जो हमें एकदम निष्क्रिय बना सकती है। बिल्कुल। जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहेगा अच्छा, AI एक नया शक्तिशाली उपकरण है, मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसके साथ काम करने के लिए मुझे क्या नया सीखना होगा, ये मेरे काम को कैसे बेहतर बना सकता है। तो ये संभावनाओं को तलाशने वाली सोच है। एग्जैक्टली। हम तेजी से एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं, बल्कि लगातार सीखने की क्षमता सबसे जरूरी होगी। इसे लर्निंग इकोनॉमी कह सकते हैं। बिल्कुल सही। जो लोग नई चीजें सीखने, पुरानी बातें भूलने और बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढालने में माहिर होंगे, वही आगे बढ़ेंगे। तो ग्रोथ माइंडसेट इस नई दुनिया में प्रासंगिक बने रहने में कई तरह से मदद करता है ना? हाँ, कई तरह से। पहला, स्किल फ्लूइडिटी, मतलब कौशल में लचीलापन। स्किल फ्लूइडिटी? हाँ, यह लगातार नए कौशल सीखने और जरूरत पड़ने पर पुराने छोड़कर नए अपनाने की इच्छा है। AI भले ही किसी एक काम में माहिर हो जाए, इंसान बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को बदल सकते हैं। मतलब सिर्फ ये कहना कि मैं एक लेखक हूँ काफी नहीं। बिल्कुल, बल्कि सोचना होगा मैं किसी भी माध्यम में कहानी कह सकता हूँ, चाहे उसमें AI की मदद लेनी पड़े। दूसरा, AI के साथ सहयोग। यह समझना कि AI क्या बेहतर और तेजी से कर सकता है ताकि इंसान उन कामों पर ध्यान लगा सकें जो AI नहीं कर सकता। जैसे सहानुभूति, नैतिक फैसले लेना। हाँ, इंसानी समझ, गहरी रचनात्मकता। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग AI को साथी मानेंगे, दुश्मन नहीं। तीसरा, शुरुआती मानसिकता, बिगिनर्स माइंड। बार बार नई शुरुआत करने में सहज होना। तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना होगा।
फिक्स्ड माइंडसेट तो इससे घबराएगा। बिल्कुल, ग्रोथ माइंडसेट इसे चुनौती की तरह लेता है। चौथा है लचीलापन, रेजिलियंस, मानसिक मजबूती। हाँ, जब बदलाव तेज हो तो मानसिक रूप से मजबूत रहना जरूरी है। जब हमारी भूमिका बदले या कोई कौशल पुराना हो जाए तो ग्रोथ माइंडसेट हमें संभलने और फिर से खड़े होने में मदद करता है। और पांचवा, नई तरह की रचनात्मकता, उन जगहों से सोचना और रचना करना जहां एआई नहीं पहुंच सकता। हमारे निजी अनुभव, हमारी भावनाएं, हमारी संस्कृति, हमारी नैतिकता। ग्रोथ माइंडसेट हमें अपनी अनोखी इंसानी क्षमताओं को और निखारने के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि किताब में एक जगह कहा गया है, और ये बात एआई के युग में और भी सच लगती है, भविष्य को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो सब कुछ जानते हैं। भविष्य को ऐसे लोगों की जरूरत है जो कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं। ये तो ग्रोथ माइंडसेट का मूल मंत्र है। हाँ, तो सलाह साफ है, सिर्फ विशेषज्ञता के पीछे ना भागें, अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें। मेटा स्किल्स यानी अनुकूलनशीलता, आलोचनात्मक सोच, भावनात्मक समझ जैसे कौशल विकसित करें, क्योंकि ये हर क्षेत्र में काम आते हैं। एआई को एक सहयोगी की तरह देखें और इस्तेमाल करें। और प्रयोग करने से न डरें। हाँ, तेजी से सफल हों, लेकिन उससे तेजी से सीखें। भविष्य शायद सबसे ज्यादा जानने वाले का नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा सीखने और बदलने वाले का होगा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो वो 5 मुख्य सबक कौन से हैं जिन्हें श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं? पहला, माइंडसेट एक चुनाव है। आप चुन सकते हैं कि आप अपनी क्षमताओं को स्थिर मानते हैं, फिक्स्ड, या उन्हें विकसित किया जा सकता है, ग्रोथ। ये हर रोज किया जाने वाला चुनाव है। बिल्कुल। दूसरा, 2, कोशिश प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है। लगातार मेहनत और सीखने की लगन अक्सर जन्मजात समझी लेने वाली प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सफलता का रास्ता मेहनत से होकर जाता है। सही कहा। तीसरा सबक। 3, असफलता अंत नहीं, फीडबैक है। हार या गलती आपकी काबिलियत का सबूत नहीं, बल्कि ये जानने का मौका है कि क्या काम नहीं कर रहा और आगे क्या सुधार करना है। इसे सीखने के डेटा की तरह देखें। चौथा पॉइंट। 4, प्रक्रिया की तारीफ करें। खुद की और दूसरों की तारीफ करते समय नतीजे से ज्यादा कोशिश, तरीके और लगन पर ध्यान दें। इससे मजबूती और सीखने की इच्छा बढ़ती है। और आखिरी 5वां सबक। 5, बदलाव ही स्थायी है। ग्रोथ माइंडसेट हमें तेजी से बदलती दुनिया, खासकर एआई के इस दौर में ढलने और आगे बढ़ने के लिए जरूरी लचीलापन और सीखने की ललक देता है। ये प्रासंगिक बने रहने की कुंजी है। बिल्कुल, और ये 5 बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने वाले सिद्धांत हैं। हाँ, जो हमें व्यक्तिगत रूप से बढ़ने और आज की दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं। सही। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो माइंडसेट सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक आदत है, एक मांसपेशी की तरह जिसे मजबूत किया जा सकता है। और हमेशा याद रखें, होना बनने से बेहतर है। Becoming is better than being. मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर है। बिल्कुल। जैसा कि ड्वेक कहती हैं, हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह लचीला है, ये मुड़ सकता है, सीख सकता है, बदल सकता है, लेकिन तभी जब हम इसे ऐसा करने दें। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट हमें अपने दिमाग की इस अद्भुत क्षमता का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी का क्या करें? श्रोताओं के लिए अगला कदम क्या हो सकता है? हाँ, क्या सोच सकते हैं वो? आज की चर्चा के बाद श्रोता शायद इस पर सोच सकते हैं, ऐसी कौन सी एक खास फिक्स्ड माइंडसेट वाली सोच है जिसे वे अपने अंदर पहचानते हैं? कोई एक चीज। हाँ, बस एक। और उसे ग्रोथ माइंडसेट की तरफ मोड़ने के लिए वे इसी हफ्ते पहला छोटा सा कदम क्या उठा सकते हैं? छोटा सा कदम, जैसे ये कदम शायद सिर्फ अपनी भाषा बदलना हो। मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता की जगह मैं अभी नहीं कर सकती या कर सकता। या शायद किसी असफलता को गुस्से या निराशा से देखने के बजाय ये पूछना कि इससे मैंने क्या सीखा। छोटी शुरुआत भी बड़े बदलाव ला सकती है ना? बिल्कुल, वही तो ग्रोथ माइंडसेट है।